गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो आपका सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसका पार्ट ए की वीडियो मैंने डाल रखी है, जिसमें हमने 20 MCQ सॉल्व करे थे 2023-24 सेशन के आपके सैम्पल पेपर के। तो उसका आज हम पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। हर क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे। और आज इस वीडियो में हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे इजी क्वेश्चन और 2 नंबर में दिया गया है, क्योंकि स्टैंडर्ड का पेपर है ना, पर बेसिक वाला अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट नंबर चेंज होके ये 2 नंबर का है तो वहाँ पे 3 नंबर का आ सकता है। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, आंसर देख सकते हैं, क्योंकि नंबर्स बढ़ा के वो क्वेश्चन आप में भी आ सकता है। तो इसका मैं ऐसे एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पा सकती। मैंने पूरा आंसर लिख रखा है, आपको मैं वो समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें जो नंबर अगर रूट 2 दे रखा है तो उसे हम सबसे पहले सपोज करेंगे, एज्यूम करेंगे कि रूट 2 एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है। कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होता है और एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो कॉमन फैक्टर यानी HCF जो है वो सिर्फ 1 ही हो सकता है। तो रूट 2, अब क्यू यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं। रूट क्यू इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। अब एस बी एस यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे, इस तरफ भी स्क्वायर कर देंगे। तो रूट 2 क्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 बचेगा, और क्यू का स्क्वायर ले, फिर पी का स्क्वायर लिखेंगे। ये मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। और इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्यू स्क्वायर के साथ, अगर यहाँ पे जाएगा तो 2 के पी के स्क्वायर के डिवाइड में जाएगा। अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 जो है पी को भी तो डिवाइड करेगा ना। क्यों करेगा, अगर मैं 16 को डिवाइड कर रही हूँ 2 से, 16 किसका स्क्वायर होता है, हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो ये 4 का जो 2 है वो 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, तो 4 को भी तो डिवाइड करेगा ही ना। 4 स्क्वायर 16 को डिवाइड कर रही है, तो 4 को भी तो डिवाइड कर ही रही है ना। तो वही लिखा गया है, 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है। अब हमने एक इंटीजर मान लिया पी को, पी की वैल्यू हमने 2m डाल ली, और इस 2m को हमने फर्स्ट इक्वेशन जो ये माना उसमें पुट कर दिया। तो 2q स्क्वायर इक्वल टू पी की जगह हमने 2m ले लिया और दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो 2 का स्क्वायर 2 और ये 2q स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2m स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर m, तो ये 4m स्क्वायर हो गया। अब आप देख सकते हैं जो 2 है यहाँ पे डिवाइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2m स्क्वायर, यानी 4m स्क्वायर में अगर हम 2 डिवाइड करेंगे तो 2 वन 2 2, तो क्या बचेगा 2m स्क्वायर। अब आप देखिए जो 2 है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर नीचे जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो यानी हम कह सकते हैं ऊपर वाली स्टेटमेंट में तो हमने कहा था पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और पी को भी डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी कर रहा है, यानी जो 2 है वो पी और क्यू दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यानी इसके 2 HCF हो गए, 2 कॉमन फैक्टर हो गए ना, यानी पी को भी डिवाइड कर रहा है, क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पर हमने क्या कहा था एक कॉमन फैक्टर ही होना चाहिए पी और क्यू का। तो हम कह सकते हैं अगर हम पी अपॉन में क्यू करेंगे तो एक कॉमन फैक्टर आना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक पी जो कि क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमने जो कहा, हमने जो माना, हमने तो सपोज करके चला था कि हाँ रूट 2 जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, क्योंकि रेशनल नंबर माना था। तो हमारी स्टेटमेंट ही गलत चली गई, हमारी सपोजिशन ही रॉन्ग चली गई। तो हम कह सकते हैं रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है। हम इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं, अपनी एक स्टेटमेंट मानते हैं और अपनी इक्वेशन उसे सॉल्व करते जाते हैं, और उसे और वो गलत ही स्टेटमेंट होती है तो उसे लास्ट में एंड गलत प्रूव होती है। तो हम कह सकते हैं यस, इसका उल्टा वाला सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पॉइंट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:3। जो पॉइंट P है वो AB को, पूरी इस लाइन को डिवाइड करती है 2:3 में। तो हमने इसे 2x मान लिया और इसे 3x मान लेते हैं। एंड पॉइंट Q डिवाइड्स, ये जो Q डिवाइड्स करता है DC को 4:1 में, यानी इसे 4y और इसे 1y या y मान लेते हैं 1।
एंड प्रूव दैट ओ सी इज़ हाफ ऑफ ओ ए। हमें प्रूव क्या करना है, ओ सी जो है वो पूरी ओ ए की हाफ है, यानी ये जो है ये इसके हाफ में होगी, यानी ये बड़ी है और ये छोटी है, ये आपको बताना है। अब ये कैसे फिगर हम रिलेशन मान सकते हैं, ये हम मान सकते हैं इन दोनों, अगर हम ट्राइंगल को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो हमारा इसमें कोई ना कोई रिलेशन तो आ ही जाएगा। अब इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, आप देख सकते हैं, एक तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होगा, और एक ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। पैरेललोग्राम की दो साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन के अंदर बनने वाले जो ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो ये इससे हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो हम ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल COQ को हम पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। OAP एंगल और OCQ एंगल इंटीरियर एंगल, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंटीरियर एंगल है, वो नाम बस लिखे हैं। और एंगल O के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल प्रॉपर्टी से हम ट्राइंगल AOP और COQ जो ऐसे वाले ट्राइंगल बने हुए थे इस पैरेललोग्राम में, उन्हें हमने प्रूफ करा दिया। अब इससे हम रिलेशन निकाल सकते हैं, जो AO साइड है वो CO के कॉरेस्पॉन्ड होगी, जो AP साइड है वो CQ के करस्पॉन्ड होगी, और जो OP साइड है वो OQ। पर OP और OQ की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी। लिख भी दोगे आप तो कोई दिक्कत नहीं होगी, OP और OQ भी लिख सकते हैं इक्वल, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, तो हमने नहीं लिखी। हमें काम है इन दोनों से। तो AO और CO और AP और CQ हमें रिलेशन निकालना है OA में। तो AP की वैल्यू हमें दे रखी थी 2x, CQ की वैल्यू हमें दे रखी थी, यहाँ पे दे रखा था CQ हमारा y दे रखा था, यहाँ Q से इसे डिवाइड कर रखा था, और ये 4y दे रखा था, यहाँ पे ये 2x दे रखा था, और यहाँ पे ये 3x दे रखा था, जो कि O से डिवाइड हो रखा था। तो हमें वैल्यू दे रखी है AP की, और यहाँ पे हमें दे रखी है वैल्यू जो दे रखी है वो CQ की। तो हमने 2x और y लिख दिया। नेक्स्ट अब आप देखिए, AO की AO अपॉन में C इक्वल टू 2x अपॉन में y। अब इन दोनों में हमें ऐसा कैसा रिलेशन निकालें जो हमारा इसमें जो है वो उस लाइन से रिलेशन आ जाए। तो हम रिलेशन निकाल सकते हैं। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये साइड AB है, ये साइड CD थी, और ये साइड AB है। तो AB इज इक्वल टू CD हम लिख सकते हैं। AB यहाँ पे 2x प्लस में ये थी 3x, तो 2x प्लस 3x कितनी होगी, 5x होगी। CD यहाँ पे 4y थी और यहाँ पे y, तो 4y प्लस y कितनी हो गई, 5y हो गई। ये हमने रिलेशन निकाल लिया। 5x और 5y, 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, x इक्वल आ जाएगा y के। अब x इक्वल आ गया y के, तो x की जगह हम y भी पुट कर सकते हैं। y से y कटा, AO अपॉन में CO इक्वल में 2 हो गया। अब AO जो है CO डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, AO इज इक्वल टू 2CO, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में रहेगा, तो CO हमारी हाफ AO हो जाएगी। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये रिलेशन निकालना था, ये OA या AO OC के एकदम हाफ है, तो ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। एक एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, एक ऐसी, एक PA और एक PB। PB जो है वो आर डाउन टू सर्कल विद सेंटर O। PB जो है वो एक सर्कल से ड्रॉइंग करी जाती है सेंटर। एट द पॉइंट E पॉइंट पे सर्कल पे अ टेंजेंट इज ड्रॉन, एक टेंजेंट ड्रॉ होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है PA को और PB को C और D पॉइंट पे। ये सही है। PA हमारी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD। अब PA हमारी ये 10 सेंटीमीटर है, ये पूरी PA 10 सेंटीमीटर है। तो हम इसे बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, बट मैं आपको एक ईजी तरीका, एक तो फार्मूला होता है कि अगर जो भी टेंजेंट की साइड होती है उसका डबल जो होता है वो पेरीमीटर का फार्मूला होता है। बट ये तो MCQ के लिए, क्वेश्चन के लिए, बट आपको तो यहाँ पे सॉल्व करना है, 2 नंबर ऐसे थोड़ा ना मिल जाएंगे। तो इन्हें आपको देखना है, अगर पूरी PA हमारी 10 सेंटीमीटर है तो AC ये इतनी सी भी, तो ये भी टेंजेंट है, इसे हमने x मान लिया, तो CE भी हमारी x हो गई। और BE ऐसे ये भी, अगर हमारी PB भी पूरी 10 सेंटीमीटर है। अब आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर क्योंकि एक ही पॉइंट से, एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होती है, एक ही पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो वो इक्वल होते हैं। ये तो आपने पढ़ा है, ये तो चैप्टर में ही बताया गया। इस बार हम यहाँ पे DE को y मान लेते हैं, x तो सेम ही हो जाएगा, y मान लेते हैं, या फिर हम
बी डी को वाई मान लेते हैं और ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के इक्वल है, ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट इस वाली टेंजेंट के इक्वल है। ये इतना आपको समझ आ गया। एक बार मैं और अच्छे से क्लियर में लिख देती हूँ जिससे आपको ईजीली समझ आ जाए। ये इतना आप समझ आ गया। अब ये एक्स है, ये पूरी 10 सेंटीमीटर है और ये इतनी सी एक्स है, तो ये इसकी कितनी लेंथ आ जाएगी 10 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। और सेम इसी को भी हम 10 माइनस एक्स लिख सकते हैं और तीसरी साइड का सम हमें निकालना है। तो आगे से सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी टेंजेंट है, ये हमारी 10 माइनस एक्स आ गई, ये हमारी 10 माइनस एक्स आ गई, ये हमारा इतना एक्स था, सॉरी तो ये हमारी 10 माइनस एक्स है। हमें ट्राइंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड का सम। तो एक ये साइड हो गई 10 माइनस एक्स, ये इतनी साइड हो गई एक्स और ये इतनी साइड हो गई वाई और ये पूरी साइड हो गई 10 माइनस एक्स। तीनों का सम कर देते हैं। तो तीनों का सम कैसे करेंगे हम, 10 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये वाली एक्स को प्लस करा, फिर प्लस में वाई करा, फिर प्लस में 10 माइनस एक्स इक्वल में हमारा आंसर आएगा। तो माइनस एक्स है प्लस एक्स है कट गया, प्लस सॉरी यहाँ पे हमारा y था ना, तो यहाँ पे 10 माइनस वाई होगा। तो यस 10 प्लस एक्स करेंगे, फिर माइनस एक्स करेंगे, 10 प्लस एक्स 10 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 10 माइनस वाई। तो यहाँ से प्लस माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, माइनस वाई से प्लस वाई से माइनस वाई कट गया, 10 प्लस 10 बचा, तो हमारा 20 सेंटीमीटर जो है वो पेरीमीटर आ गया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं और बता देती हूँ क्योंकि आप थोड़ी सी कन्फ्यूज़न आपको लगेगी। ये इस साइड को हमने x मान लिया और तो ये भी आपकी एक पॉइंट से ड्रॉ हुई तो ये भी इक्वल होगी x के। इस साइड को हमने y मान लिया तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ हुई तो ये भी y हो जाएगी। नेक्स्ट फिर ये टोटल आपकी जो है वो 10 सेंटीमीटर की थी, ये भी टोटल 10 सेंटीमीटर की थी, तो ये y है और ये टोटल 10 है, तो ये इतनी सी कितनी हो जाएगी 10 माइनस वाई हो जाएगी। फिर ये टोटल 10 है और ये इतना सा x है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी 10 माइनस एक्स, और ये हमारी x है और ये हमारी y है। चारों का सम करेंगे तो प्लस का ये माइनस का x प्लस का x कट जाएगा, फिर प्लस का y माइनस का y कट जाएगा और 10 और 10 प्लस हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर आपका जो पेरीमीटर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू √3, a प्लस बी √3 का एंगल जो आता है आपका वो √3 वैल्यू कितने एंगल पे आती है 60 डिग्री, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या रहेगी 60 डिग्री। फिर a माइनस बी हमें 1/√3 दे रखा है और 1/√3 tan की कब वैल्यू आती है tan 30 पे आती है, तो a माइनस बी हमें दे रखा है 30 डिग्री 1/√3 वैल्यू ना। अब हमें बताना है, हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। एलिमिनेशन लगा देंगे, प्लस माइनस कट गया, 2a इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब a की वैल्यू हमें पता चल गई a 45 डिग्री है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू 45, b की हमें नहीं पता इक्वल में 60 डिग्री, तो b इक्वल टू क्या रहेगा 60 माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। दोनों की वैल्यू निकल गई। बहुत इजी क्वेश्चन था और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 30 दे रखा है, x साइन स्क्वायर 60 माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 10 दे रखा है। इसकी वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है, हमें बस वैल्यू पता होनी चाहिए। 2 का 2 लिख देंगे, कोसेक स्क्वायर 30, तो कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2 और इसका स्क्वायर कर देना है तो 2 का स्क्वायर, प्लस में x का x की लिख देंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस में 3/4 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, अभी ऊपर भी हमें दिख गई थी, और इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है, इक्वल में हमारा 10 है, इक्वल में 10 लिख दिया हमने, यहाँ पे नीचे लिख दिया इक्वल में 10, तो 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 प्लस में x √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हमारा इनटू में है 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 3/4, माइनस में 3/4 ही लिखा हुआ है और
इनटू में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल में हमारा 10 दे रखा है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है तो ऑलरेडी हेल्प हो गया। इस 3 से हमारा ये 3 कट जाएगा, क्या बचेगा और ये जो 8 है वो इधर आके 10 हम माइनस कर देंगे, 10 माइनस 8 कर देंगे। 3 इंटू एक्स करेंगे तो 3x अपॉन में 4 माइनस में ये 3 कट गया, माइनस का 1 ही बचा, 1 अपॉन में 4 इक्वल में 10 माइनस 8 करागा तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, आगे आप उसे नोट कर सकते हैं। 3x माइनस 1 करेंगे अपॉन में 4, उन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, इक्वल में क्या है 8 है, सॉरी इक्वल में 10 माइनस 8 कर दिया था तो इक्वल में हमारा 2 है। अब क्या हो जाएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 1 इक्वल में 4 2 ज़ा 8, तो ये माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/3 यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 था। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ वर्टिसेस ए बी सी एज सेंटर्स। ए बी सी को एक सेंटर माने आर्क ड्रॉ करी जाती है। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ए बी सी, जो वर्टिसेस ये वर्टिसेस है उन्हें सेंटर मार के एक आर्क ड्रॉ करी जाती है तीनों पर। ऐसे आर्क ड्रॉ कर ली जिसकी रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। 3 पोर्शन ट्राइंगल के लिए जाते हैं और इन्हें हटा दिया जाता है। ये जो मैं कल ब्लैक से कर रही हूँ यानी ये पोर्शन हटा दिया गया है। फाइंड द टोटल एरिया रिमूव ट्राइंगल, यानी आपको ये बताना है कितना एरिया हटा दिया गया है। ये आपको समझ आ गया। अब ये कौन सी शेप बना रहा है, ये इतना कट गया आपका, तो ये कौन सी शेप है, एक सेक्टर की शेप है। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और ये 3 थे, ऐसे तो 3 शेप थी ना, एक ट्राइंगल में ये कट भी करा, ये भी कट करा और ये भी कट करा, तो 3 शेप थी, तो 3 बार प्लस कर लेते हैं। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसी 3 बार और प्लस कर लें तो हम थीटा अपॉन में थीटा तो हमारा एक थीटा 1 एक थीटा 2, एंगल तो हमें नहीं पता ना कि कितने एंगल पे कट करा है, तो हम थीटा 1 2 3 मान लेते हैं। अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर सब में कॉमन है और हमारा 360 डिग्री सब में कॉमन है। एंगल ही तो अलग अलग है, हमें एंगल नहीं पता, तो हमने ले लिया कॉमन पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 डिग्री, और हमारे जो एंगल हो गए थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3। हमें एंगल नहीं पता होते तब कैसे सॉल्व करते वो मैं आपको सिखा रही हूँ। अब पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, अब एंगल कहाँ से लाएं, आप यहाँ ध्यान से देख रहे हैं 3 एंगल हैं और ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 180 लिख देंगे। 180 1 ज़ा 180 2 ज़ा, ये कट गया हमारा। अब क्या बचा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 बचा। पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7, आर की वैल्यू डालेंगे, आर की वैल्यू रेडियस हमें 14 दे रखी थी, इंटू 14 और डिवाइड बाय 2। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 से 2 कटा, 22 इंटू 14 करेंगे, आप एक बार करके देख सकते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये आ जाएगा 8, 308। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो 308 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड पार्ट हम देखते हैं। हमें निकालना है एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। अनशेडेड रीजन शोन इन द गिवन फिगर। यहाँ पे ये जो बादल जैसा बन रखा है ना, इसका हमें एरिया निकालना है, और इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ी सी आपको इस फिगर को समझना पड़ेगा। ये हम पहले इस फिगर को कैसे निकालेंगे ये बना लेते हैं। ये एक तो बीच का स्क्वायर का एरिया निकालना होगा और बाकी चारों सेमी सर्कल का एरिया निकालना होगा। यानी अनशेडेड एरिया का हमें निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर करना होगा। आपको यही लिखना है, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूँ, बना दे रही हूँ, प्लस में 4 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया में सेमी सर्कल का निकालना है, सेमी सर्कल यानी पहले तो एक इसका एरिया निकालेंगे और 4 सेमी सर्कल के एरिया को प्लस करेंगे तभी एरिया शेडेड एरिया का रीज़न आएगा। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, प्लस में सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 4 तो मल्टीप्लाई पे सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 या हाफ पाई आर स्क्वायर, जो भी है सेम ही होती है। ये तो 2 1 ज़ा 2, 2 से कट गया, तो हमारा क्या बचा साइड का स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। अब हमें निकालना क्या है, आर निकालना है।
आर कैसे निकालेंगे, इसमें रेडियस आप ध्यान से देखिए, मैं आपको ये फिगर समझाती हूँ, देन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर ये भी हमारी इसकी रेडियस ही है, ये भी हमारी इसकी रेडियस है, क्योंकि सर्कल का ही तो हाफ पार्ट है और ये तो इसकी रेडियस ही होती है, तो ये भी आर है और ये भी आर है और ये इतना भी, ये भी आर है। तो और ये जो अगर आप पार्ट देखेंगे तो ये भी आर है और ये भी आर है, तो ये वाली लाइन तो पूरी 2r हो गई, ये भी आर हो गई, ये भी 2r हो गई, फिर ये भी 2r हो गई, ये भी 2r हो गई और ये आर हो गई, ये आर हो गई। अब हमें निकालना है इस आर की वैल्यू। तो आप देखें, और ये हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है और पूरी ये जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 14 सेंटीमीटर इक्वल टू हमें सबसे पहले 3 सेंटीमीटर ये दे रखा है, प्लस में एक आर दे रखा है, आर प्लस कर लिया, प्लस में ये 2r, यहाँ पे ये जो इतनी लाइन है ये 2r की है। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर यूज़ करके आप दिखाती हूँ, ये जो डिफरेंट ये लाइन है ये 2r है, क्योंकि एक r इतना हो गया और एक r इतना हो गया, तो प्लस में हमारा 2r हो गया, प्लस में 2r, फिर प्लस में हमारा ये इतना r ही है, तो ये भी प्लस में r, और फिर प्लस में 3 है, तो यहाँ पे हमारा ये प्लस में 3 हो गया। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6, और ये कितने टोटल आर हो गए, 4 आर हो गए। तो 14 = 4r + 6। अब 6 जो है यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का जाएगा, तो हमारा क्या रहेगा 14 - 6 8 हो जाएगा। 8 = 4r, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी ये इतना 2 सेंटीमीटर है, फिर ये टोटल इतना 4 सेंटीमीटर है, फिर ये इतना 2 सेंटीमीटर है। हमें रेडियस पता चल गई। फॉर्मूला क्या था हमारा, साइड का स्क्वायर। तो साइड हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, साइड हमारी एक सर्कल की, सॉरी एक स्क्वायर की कितनी होगी, ये हमारी 2r है और 2r का स्क्वायर करना है, ये हमारी साइड आ जाएगी। तो साइड हमारी होगी 2r² इक्वल, प्लस में हमारा प्लस में है 2πr², यही मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था 2r², तो ये 2 का स्क्वायर 4 और r², प्लस में 2πr², वही लिख देते हैं। अब 4r की वैल्यू हमें पता चल गई, r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो 4 2², तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 16, ये तो 16 हो गया, प्लस में 2। और अगर आप मार्किंग स्कीम देखेंगे ना, तो पाई की वैल्यू नहीं डाली गई, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट वैसी ही ले ली गई। तो 2 × हम पाई की वैल्यू नहीं डालेंगे, r की स्क्वायर ही डाले थे, 2 का स्क्वायर ये। और अगर आपको पाई की वैल्यू डालनी है तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8, तो 8 पाई, तो 16 + 8 पाई आपका आंसर है। और सेंटीमीटर स्क्वायर ज़रूर डालना है, क्योंकि ये हमने एरिया निकाला है शेडेड रीजन का। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया, और मैं आपको इसका आंसर फ़ोटो में भी दिखा दूँ, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे। कैसे लिखना है वो यहाँ पे दे रखा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, फिर एरिया ऑफ स्क्वायर +4 + एरिया। तो ये पूरा आपको सॉल्व करके भी दिखा रखा है मैंने। और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। और नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट ज़रूर बनाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।